नमस्कार, मेरा नाम है दीपिका और आप सभी का नोटबुक आईएएस चैनल के इस विगत वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से लेकर के लौटे हैं आपके लिए 2021 के विगत प्रश्नों को, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के हिसाब से, जो कि आपका आरओ का एग्ज़ाम होने वाला है 11 फरवरी को, और इसी की धार को हम और तेज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हम अपना आज की श्रृंखला का प्रश्न, और ये रहा हमारा प्रश्न। ठीक है, तो हमारा प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा, हाँ, ये विश्व एवं भारत का भूगोल से संबंधित अभी कुछ प्रश्न आने वाले हैं आपके सामने, जिनको हम सॉल्व करेंगे। और आपको ये ध्यान रखना है कि मेरे प्रश्न बोलते ही आपको कोशिश करनी है उत्तर को अपने मन में देने की। ठीक है, फिर हम उसको जो है मैच करने की आप कोशिश करिएगा कि वो आंसर आपका कितना सही था। ठीक है, और अगर दोस्तों नहीं भी सही होता है तो हम उसको बार बार रिवाइज कर करके ही चीज़ों को याद करते हैं। ठीक है, तो इसमें निराश होने की भी ज़रूरत नहीं है कि अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा है या किसी और को कोई प्रश्न आ रहा है तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं। आपका कोई और पोर्शन स्ट्रॉन्ग हो सकता है, किसी का कोई और पोर्शन स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, और जो स्ट्रॉन्ग नहीं है हमारा पोर्शन, हम उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, ये रहा हमारा प्रश्न। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए सागौन, सागवान जिसको हम बोलते हैं, बी ओक, सी चेस्टनट, डी जैतून। ये ओक, शायद इसको ओक को ही हम चीड़ बोलते हैं, चीड़ के जो पेड़ होते हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से जो है वृक्ष भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाए जाते हैं। ठीक, तो चलते हैं हम आगे अपने उत्तर की तरफ। आप उत्तर को देने का प्रयास करिए। ठीक, इसमें आपको ऑप्शन है ए सही, भूमध्य सागरीय वन मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी किनारों पर शीतकालीन वर्षा प्रदेशों में ये वन होते हैं। ठीक है, ये शीतकालीन वर्षा प्रदेशों में ये वन पाए जाते हैं। ठीक, आपने मेडिटेरेनियन का जो है मैप देखा होगा, जहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है उसी के आसपास के एरिया में जो है फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में भी पाए जाते हैं। ये जो है कई टाइप के जो है फॉरेस्ट होते हैं, कई क्षेत्रों से मतलब कि वो जुड़े हुए होते हैं। जैसे मेडिटेरेनियन क्लाइमेट टाइप होता है एक, जो उस मेडिटेरेनियन क्षेत्र में जो है प्रेवलेंट होता है, प्रधान होता है उस एरिया में। लेकिन उसी टाइप के जो है कुछ और उसके गुणों से संबंधित और एरिया में जो पाए जाते हैं, उनको भी हम उसी क्लाइमेट के जोन में रखते हैं। तो यही यहाँ पे बात बताई जा रही है कि ये कहाँ पे और पाए जाते हैं। ये अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में भी पाए जाते हैं। ठीक, ये आपको याद रखने हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चेस्टनट, इनमें क्या क्या मतलब कि कौन कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ के प्रमुख वृक्ष कार्क, एक सेकंड, यहाँ के प्रमुख वृक्ष कार्क, ओक, जैतून, ऑलिव जिसको हम बोलते हैं, ऑलिव ऑयल का नाम आपने सुना हो तो, कार्क, ओक, जैतून, आलू बुखारा, प्लम हम जिसको बोलते हैं, चेस्टनट, पाइन आदि हैं। ठीक है, भूमध्य सागरीय प्रदेश सिट्रस फलों के लिए प्रसिद्ध हैं। जैसे सिट्रस फल क्या होते हैं, अंगूर, संतरा, ये सारी चीजें जो होती हैं वो सिट्रस फल में आते हैं। मेनली भूमध्य सागरीय क्षेत्र किस चीज के लिए प्रसिद्ध होते हैं? वो सिट्रस फलों के लिए। ये देखिए, अंगूर, नींबू, नारंगी, शहतूत, नाशपाती व अनार प्रमुख हैं। ठीक है, तो इसमें आपका उत्तर क्या था? उत्तर सही था ए। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, आप इसको रिवाइज कर लीजिए। सागौन नहीं पाया जाता वहां पे। ठीक, 52वां प्रश्न क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न? भारत, देखिए ये यहाँ पे ये नंबर लिस्टिंग हमने ये करी है कि हमने इससे पहले के जो सारे प्रश्न थे वो इसके पिछली वीडियो में हमने सारे के सारे प्रश्न करवा रखे हैं। तो आपको ये देख करके प्रश्न ये नहीं आपको कंफ्यूजन होना चाहिए। आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने बता दिया कि हम डेली बेसिस पे आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करवा रहे हैं। मान लीजिए हम डेली बेसिस पे अगर 30, 35, 40 क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो आपका भी 15-20 दिन है तो कम से कम 600 से 700 क्वेश्चन यहाँ पे हम करवा देंगे आपके लिए, जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और आपने उसको सारे प्रश्नों को रिवाइज कर लिया तो
हमारे साथ में थोड़े टाइम के लिए बैठिए, ज़्यादा टाइम भी नहीं देना है आपको। एक बारी नॉर्मल स्पीड में देखिए, बाद में दोबारा उसको डबल स्पीड में देखिए, बस डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा देखते रहेंगे तो आपका नॉलेज बेस बढ़ता ही रहेगा, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, भारत के प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को कब लागू किया गया। सॉरी, ये भारत है यहाँ पे। भारत के प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को कब लागू किया गया। ऑप्शन ए है आपका 2012, बी है 2015, सी है 2008, डी है 2000, ठीक है। अब हम अपने उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। हमारा उत्तर क्या कहता है, उत्तर है सी हमारा। भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर 8 राष्ट्रीय मिशनों को रेखांकित करते हुए 30 जून 2008 को जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, NAPCC, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना की शुरुआत की। इसमें शामिल है राष्ट्रीय सौर मिशन, बढ़ी हुई ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, स्थायी निवास पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन, हरा भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन, ग्रीन इंडिया मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान व राष्ट्रीय मिशन, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं अपने। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न कहता है कि इंडोनेशिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है, ठीक। आपके ऑप्शंस है ए, इसमें 15,000 से अधिक द्वीप शामिल हैं, इसमें 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं। ऑप्शन क्या है, इंडोनेशिया के संदर्भ में है ये, 15,000 से अधिक द्वीप शामिल हैं इसमें इंडोनेशिया में, 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं। नीचे दिए गए कूट से आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी है दोनों 1 और 2, डी है ना तो 1 ना ही 2। तो चलते हैं हम अपने उत्तर की तरफ। उत्तर हमारा क्या कहता है, उत्तर है हमारा सी, इंडोनेशिया में 15,000 से अधिक द्वीप शामिल हैं, ठीक, ये बात तो सच है। इनमें 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं। आपने सुना भी होगा कि हमेशा न्यूज़ में बना रहता है कि इंडोनेशिया में ये ज्वालामुखी अब जो है ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है यहाँ पे, तो कई बारी न्यूज़ में ये बना रहता है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी हैं, एक्टिव ज्वालामुखी और पैसिव ज्वालामुखी, सक्रिय और निष्क्रिय ज्वालामुखी। आपको ये बताना है कि भारत का कोई ऐसा है सक्रिय ज्वालामुखी आज के टाइम पे, इसको आपको जाके ढूंढना है, ठीक है। और भारत का कोई ज्वालामुखी है तो वो कहाँ पे है, ठीक। यह एक देखिए, माउंट मेरापी पर्वत इंडोनेशिया में स्थित है। माउंट मेरापी, इसको मैप में देखने का प्रयास करिएगा आप, इंडोनेशिया में स्थित है। यह एक सक्रिय स्ट्रेटोवोल्केनो है, ठीक है। यह एक सक्रिय स्ट्रेटोवोल्केनो है जो इंडोनेशिया के मध्य जावा और याग्याकार्टा प्रांतों के बीच की सीमा पर स्थित है, ठीक। इसे इंडोनेशिया में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। ज्वालामुखी किसको, माउंट मेरापी पर्वत पे जो स्थित है, सक्रिय स्ट्रेटोवोल्केनिक है, ठीक है। और इसमें 1548 के बाद से लगातार विस्फोट हो रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम। अगला प्रश्न है हमारा, प्रशांत महासागर में पैसिफिक ओशियन में स्थित गैलापागोस कहाँ पे स्थित है, ये प्रशांत महासागर में स्थित है गैलापागोस आइलैंड हमारा, ठीक है। क्वेश्चन से भी हम कुछ चीजों को याद करते चलेंगे। गैलापागोस द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है, सही कथन बताना है। पहला कथन है आपका, इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधि द्वारा हुई है, ठीक। दूसरा, ये दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र पेरू का हिस्सा है। ये दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र पेरू कहाँ पे है, दक्षिण अमेरिका पे, जहाँ पे ब्राजील वगैरह है, ठीक है, जहाँ पे अमेजन 1 है हमारा, ठीक। तो हम चलते हैं अपने उत्तर की तरफ। कूट देखते हैं हम। ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी दोनों 1 और 2, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो चलिए चलते हैं हम अपने इसके उत्तर की तरफ। आप प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया करिए। उत्तर है हमारा ए, गैलापागोस द्वीप समूह प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा के आसपास फैले ज्वालामुखी द्वीपों का एक द्वीप समूह है, ठीक है। ज्वालामुखी द्वीपों का एक द्वीप समूह जो महाद्वीपीय इक्वाडोर के 972 किसी पश्चिम में स्थित है, ठीक है।
गैलापागोस द्वीप समूह प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा के आसपास फैले ज्वालामुखी द्वीपों का एक द्वीप समूह है। ये हुई बात। यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है गैलापागोस आपका। यह देश की राष्ट्रीय उद्यान प्रणाली का हिस्सा है। इस द्वीप की प्रमुख भाषा स्पेनिश है। स्पेनिश यहाँ पे बोली जाती है। इन द्वीपों की जनसंख्या मात्र 40,000 के आसपास है। कुछ द्वीपों पर बड़ा गैलापागोस कछुआ पाया जाता है। गैलापागोस क्या होता है? कछुआ एक होता है जो वहां के कुछ द्वीपों पे पाया जाता है। ठीक, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा? अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? ठीक, आपके ऑप्शंस क्या हैं? ए अमनगढ़, बी बांधवगढ़, सी कान्हा, डी संजय दुबरी। ठीक, आपके ऑप्शंस ये रहे और आपका उत्तर क्या है? इनमें से बताना है मध्य प्रदेश में कौन सा स्थित नहीं है। ठीक, उत्तर क्या है आपका? ए अमनगढ़। ठीक, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में स्थित है। ठीक, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में स्थित है। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता कैलाश सांखला। टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता कौन थे? कैलाश सांखला। इसको याद रखना है आपको। इन्हें भारत का टाइगर मैन भी कहा जाता है। टाइगर मैन कहा जाता है इनको भारत का। यह राजस्थान आज के टाइम पे भी टाइगर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है। अभी अभी हाल में ही एक हमारे कूनो नेशनल पार्क में जो टाइगर लाए गए थे उसमें से एक और शौर्य नाम के टाइगर की जो है मौत हो चुकी है। तो इसको मद्देनजर भी हमें टाइगर के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ये इनका स्टैटिक पार्ट है एक तरीके का। तो टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता कैलाश सांखला हैं। इन्हें भारत का टाइगर मैन भी कहा जाता है। यह राजस्थान से हैं। कहाँ से हैं ये? राजस्थान से। भारत में 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से किया गया था। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। ये जिम कॉर्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में। यहाँ से की गई थी। 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें हमारी इंदिरा गांधी जी गई थी और वहाँ से आकर के वो थोड़ा सा उनको वहाँ से थोड़ा मोटिवेशन मिला था। तो आकर के उन्होंने जो है टाइगर प्रोजेक्ट की यहाँ पे 1937 में शुरुआत कर दी थी। ठीक है, मध्य प्रदेश में टाइगर प्रोजेक्ट 1973 के कान्हा टाइगर रिजर्व से लागू हुआ। मध्य प्रदेश में 1973 के कान्हा टाइगर रिजर्व से लागू हुआ है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 6 टाइगर रिजर्व्स हैं। 6 टाइगर रिजर्व्स हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व एंड संजय दुबरी टाइगर रिजर्व आदि शामिल हैं इसमें। ठीक है, पालपुर कूनो नेशनल पार्क जिसके बारे में मैंने बात करी, राष्ट्रीय उद्यान तथा शतापानी राष्ट्रीय अभ्यारण्य में टाइगर रिजर्व प्रस्तावित है। ठीक, अभी इन सब में टाइगर रिजर्व प्रस्तावित है। ठीक है, और ये कूनो नेशनल पार्क भी हमारा ये 2018 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया था। कूनो नेशनल पार्क को यहीं पे ही जो है हमने कब 17 सितंबर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 17 सितंबर 2022 को हमने यहाँ पे 20 चीतों को रिलीज किया था इस कूनो नेशनल पार्क में चीतों के पुनर्वास के लिए भारत में। ठीक है, तो ये सारी चीजें नहीं, इनको आप ध्यान से देख लीजिएगा फिर से दोबारा से। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश में इनमें से कौन सा बिजली आधारित कोयला संयंत्र स्थित है? पहला है डार्लीपाली, दूसरा दादरी, तीसरा सिंगरौली, चौथा विंध्याचल। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट क्या है आपका? ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 2 और 4, डी 3 और 4। चलते हैं हम अपने उत्तर की तरफ। उत्तर क्या है हमारा? क्या कहता है? उत्तर है हमारा बी। निम्नलिखित में से कोयला आधारित बिजली उत्तर प्रदेश में स्थित कोयला आधारित बिजली उत्तर प्रदेश में स्थित है। रिहंद कोयला बिजली संयंत्र, रिहंद कोयला बिजली संयंत्र, दादरी कोयला बिजली संयंत्र ये, और सिंगरौली कोयला बिजली संयंत्र, विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में सिंगरौली जिले में स्थित है। ठीक है, ये सारे सिंगरौली जिले में स्थित हैं। आपका ऑप्शन था बी। भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र डर्लीपाली कोयला बिजली संयंत्र ओडिशा में स्थित है। डर्लीपाली कहाँ पे है? ओडिशा में है ये। और भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में है। ठीक, तारापुर महाराष्ट्र में हमारा सबसे पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र लगाया गया था। ठीक है, क्या था भी? 2 और 3 दादरी
और सिंगरौली, ये जो है दोनों कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में थे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ये आरओ का प्रश्न भी उत्तर प्रदेश का है, तो यहाँ पे जो है क्वेश्चंस उत्तर प्रदेश से संबंधित आ जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, डॉब्सन इकाई से निम्नलिखित में से क्या नापा जाता है। ठीक, प्रश्न है डॉब्सन इकाई से निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है। ऑप्शन है आपके, ए ओजोन सांद्रता, बी ऊष्मीय चालकता, डी विकिरण, सी भूमि नमी। ठीक, चलते हैं हम अपने उत्तर को देखते हैं। उत्तर क्या है हमारा, उत्तर है ए, डॉब्सन इकाई से ओजोन सांद्रता मापी जाती है। वायुमंडल में ओजोन की औसत मात्रा, ये याद रखना है आपको कि डॉब्सन इकाई से हम किसको मापते हैं, डॉब्सन इकाई से मापते हैं ओजोन सांद्रता को। ठीक है, वायुमंडल में ओजोन की औसत मात्रा मोटे तौर पर 300 डॉब्सन पर इकाई होती है। ठीक है, 300 डॉब्सन इकाई होती है ओजोन की औसत मात्रा वायुमंडल में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, एक डॉब्सन इकाई प्रति वर्ग सेंटीमीटर ओजोन के 2.69 इंटू 1016 अणुओं के बराबर है। 2.69 इंटू 1016 अणुओं के बराबर है। किसी पदार्थ की ऊष्मीय चालकता ऊष्मा के संचालन की क्षमता का एक पैमाना है। ठीक है, ऊष्मीय चालकता का मात्रक वॉट प्रति मीटर केल्विन है। ठीक है, ऊष्मीय चालकता का मात्रक वॉट प्रति मीटर केल्विन है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा, यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा से कथन सही है। कथन क्या है आपका, राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। दूसरा आपका कथन है, रॉटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। ठीक, अब कूट दिए गए, इनमें से सही कूट का चयन करना है आपको। कूट क्या है, ए केवल एक, बी केवल दो, सी दोनों एक और दो, ना तो एक और ना ही दो। ठीक, हम देखते हैं इसका उत्तर क्या है। उत्तर है हमारा ऑप्शन बी, यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में केवल कथन। इसके पहले भी मैंने प्रीवियस ईयर विगत प्रश्नों के विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को करवाया हुआ है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन एक बारी और आया हुआ है, जबकि वो बहुत पहले का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि इनका कितना इंपॉर्टेंस हो जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिवाइज करने का। ठीक है, यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में केवल कथन दो सही है। कथन केवल सिर्फ दो सही है। राइन नदी व्यावसायिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, राइन नदी से व्यापार होता है बहुत ज्यादा। ठीक, यह नदी यूरोप के कई देशों से होकर प्रवाहित होती है। इस नदी की लंबाई 700 मील है। स्विट्जरलैंड से निकलकर स्विट्जरलैंड एवं ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड एवं जर्मनी एवं फ्रांस के मध्य ये सीमा का निर्माण करती है। ठीक है, निकलती कहाँ है, स्विट्जरलैंड से। ठीक है, बाकी इन सारी कंट्रीज के बीच में ये सीमा का निर्माण करती है। तत्पश्चात जर्मनी एवं हॉलैंड में बहती हुई उत्तरी सागर में विलीन हो जाती है। नॉर्थ सी में जाकर के ये विलीन हो जाती है। आपको देखना है कि नॉर्थ सी कहाँ पर है। रॉटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। ठीक, रॉटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा, अलास्का के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक, कथन है आपका, यह संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है। ठीक है, अलास्का के संदर्भ में। दूसरा कथन है, इसे 1867 में रूसियों से खरीदा गया था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट क्या है आपका, ए केवल एक, बी केवल दो, सी दोनों एक और दो, डी ना तो एक ना ही दो। तो हम देखते हैं हमारा उत्तर क्या है। उत्तर है हमारा सी, दोनों ही कूट सही हैं। अलास्का के संदर्भ में ही दोनों कथन एक और दो सही हैं। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है। इसे 1867 में रूसियों से खरीदा गया था। अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा रूसी साम्राज्य से ग्रहण किया गया था। ठीक है,
रूस ने 18 अक्टूबर 1867 को अलास्का का संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थानांतरण कर दिया। अलास्का उत्तर अमेरिका के पश्चिमोत्तर सीमा पर पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। आप जब देखेंगे कि नॉर्थ अमेरिका का जो है मैप जब देखेंगे तो वहाँ पे कुछ ऐसा आपको नज़र आएगा कि वो ऐसे करके बना हुआ है, ऐसे फिर जा करके यहाँ नीचे नीचे इधर फिर मैक्सिको और ये सब पतला वो होता हुआ, फिर यहाँ पे जो है साउथ वो हो जाएगा, फिर यहाँ पर जो है ये करता हुआ, तो यहाँ पे आपको कनाडा देखने को मिलेगा और यहाँ फिर नीचे जो है आपको यूएसए देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ से फिर क्रॉस होता हुआ ये जो कॉर्नर का एरिया है ये है आपका अलास्का। ठीक, तो आप इसको मैप में एक बारी देख लीजिएगा। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है हमारा, इसको जो है यूएसए ने रूस से लिया हुआ था। ठीक है, और ये तेल उत्पादक राज्य है उसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट तेल उत्पादक राज्य। अगला प्रश्न है हमारा, खान मंत्रालय की 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य भारत में बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक हैं। ठीक है, खनन मंत्रालय जो है हमारा, उसके जो है रिपोर्ट के अनुसार बताना है हमें कौन से जो है इसमें से सबसे बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। ऑप्शन है आपका पहला ओडिशा, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा गुजरात। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए 1 और 2, सी 1 और 4, बी 1 और 3, डी 2 और 4। चलिए हम अपने उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। हमारा उत्तर क्या है, उत्तर है हमारा सी। सी क्या था, 1 और 4, 1 और 4 ओडिशा और गुजरात। ये आपको ध्यान रखना है, ओडिशा और गुजरात में बॉक्साइट का बहुत बड़े पैमाने पर खनन होता है, ये अभी भी हो ही रहा होगा। ठीक है, चलिए इसका हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। खान मंत्रालय की 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ओडिशा व गुजरात दो राज्य भारत में बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय बॉक्साइट उत्पादन 2017 में 26.1 मिलियन टन से बढ़कर 2021 में 49.4 मिलियन टन हो जाएगा। 2017 से 21 के दौरान 17.5% की औसत वार्षिक वृद्धि दर है इसमें। ठीक, भारत में बॉक्साइट का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य हैं ओडिशा, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। ठीक, ओडिशा, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ये हैं आपके बॉक्साइट उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य। तो ये आपको ध्यान से देखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है। कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं कुंडापुर, बी होन्नावर, सी मालपे, डी कोरिंगा। और आपका उत्तर है डी कोरिंगा। ठीक है, जो हमें ये लगता होगा कि जो मैंग्रोव हैं वो सिर्फ जो है वेस्ट बंगाल के साइड में पाए जाते हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल के साथ साथ में और भी 10 या 12 स्थान हैं इंडिया में जहाँ पे ये मैंग्रोव वन जो है पाए जाते हैं। उनमें से एक ये गोदावरी नदी का डेल्टा है जहाँ पे ये मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। और ये कौन सा है, कोरिंगा मैंग्रोव क्षेत्र है। ठीक है, गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। दक्षिण भारत में आपको जाकर के गोदावरी के मैप को देख करके आना है। ठीक है, यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय में से सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, यह जो है दूसरे प्रायद्वीपीय नदी में से सबसे बड़ी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इधर की गंगा है, उधर की जो है कावेरी है। ठीक है, उसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट में त्रयंबक पहाड़ी से हुई है। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है। निकलती कहाँ से है कावेरी, महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। और ये उत्पत्ति पश्चिम घाट में त्रयंबक पहाड़ी से हुई है। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपको ये सारे पॉइंट्स को एक बारी जा करके अपने जो इंडिया का मैप है उसमें जो रिवर सिस्टम है उस पर जा करके एक बारी पॉइंट आउट करना होगा, जिससे आपको ये लंबे समय तक याद रहेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ध्यान रखना। ए गाय, बी बकरी, सी भैंस, डी भेड़। इधर उसकी नस्ल दी गई है, उधर पशु है, इधर नस्ल है। नस्ल में क्या है, देवनी, बर्बरी, भदावरी और गिर। देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग कॉमन सेंस से अगर सॉल्व करने की कोशिश करें, आपने आसपास जो है इन सब के नाम को सुना होगा कहीं ना कहीं, तो आप इसको एक बारी देख करके सॉल्व करने का प्रयास करिए। गाय, बकरी, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, चलते हैं हम अपने उत्तर की तरफ। उत्तर क्या है हमारा, उत्तर है डी। ठीक,
डी क्या था, भेड़। भेड़ को गिर के साथ में जोड़ा गया था। गिर क्या शायद से गाय वाय की प्रजाति होती होगी आई थिंक। तो आगे हम देखते हैं इसके उत्तर को। ए गाय देवनी इसकी नस्ल होती है। बकरी की बर्बरी होती है। बकरी बर्बरी, बा से बकरी, बा से बर्बरी, ठीक है। भैंस, भैंस, भैंस और भदावरी, भा से भैंस, भा से भदावरी। और भेड़ का ही यहाँ पे अलग था, मेरिनो, डोरपर आदि, ठीक है। गिर भारतीय मूल की गाय की नस्ल है, ठीक है, गाय की नस्ल है गिर, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है? आपको ये बताना है, नहीं है पे गलती मत करिएगा। निम्नलिखित में से कौन से देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं ए लातविया और पोलैंड, बी लातविया और रूस, सी स्वीडन और रूस, डी स्वीडन और नॉर्वे, ठीक। बाल्टिक सी किधर है? आप लोग ये कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए और बताइए कि कहाँ पे है ये। चलते हैं हम इस अपने उत्तर की तरफ। उत्तर क्या है हमारा? डी, बाल्टिक सागर के तट पर स्थित देश डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, रूस, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड और जर्मनी है, ठीक है। बाल्टिक सागर दुनिया में खारे पानी का सबसे बड़ा विस्तार है। सबसे बड़ा विस्तार किस चीज का है? ये खारे पानी का, ठीक, दुनिया में। नॉर्वे बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है। तो आप ये जाकर के मैप में देखिए कि ये कहाँ पे हो सकता है, किस तरफ? डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, रूस, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड और जर्मनी। और इनका कोई जो है निमोनिक देखने का प्रयास करिए जिससे आपको ये लंबे समय तक याद रह पाए, ठीक है। और नॉर्वे बाल्टिक सी पे स्थित नहीं है, ये याद रखना है आपको। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अफ्रीका में विक्टोरिया झील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? ठीक, कथन एक है यह झील 4 देशों से घिरी हुई है। कथन दूसरा है यह अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित है, ठीक। अब आपके कूट दिए हैं, सही कूट का चयन करना है हमें इसमें से। कूट क्या है आपका? ए केवल 1, बी केवल 2, सी दोनों 1 और 2, डी ना तो 1 और ना ही 2। उत्तर क्या है हमारा? चलिए देखते हैं। उत्तर है हमारा डी, विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, ठीक, जो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ठीक है। मीठे पानी की झील है। यह झील विषुवत रेखा पर स्थित है, ठीक। विक्टोरिया झील 3 देशों की सीमा से है, विक्टोरिया झील 3 देशों की सीमा से घिरी है। कौन कौन से देश हैं वो? केन्या, तंजानिया और युगांडा। केन्या, तंजानिया, युगांडा। विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की एकमात्र मीठे पानी की झील है जो भ्रंश घाटी में स्थित नहीं है। बाकी उसके आगे पीछे और भी कई झीलें स्थित है विक्टोरिया के, जो अफ्रीकन रिफ्ट वैली है, भ्रंश घाटी है, वहां पे स्थित है। और जो है ये विक्टोरिया वहां पे स्थित नहीं है। इसका बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है हमें, तो ये क्वेश्चन भी है, इस पे देखिए। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अफ्रीका की जो रिफ्ट वैली, ऐसा कहा जा रहा है कि अफ्रीका अब जो है अफ्रीका से अलग एक महाद्वीप बनने वाला है, जिससे वो अलग हो जाएगा वहां से रिफ्ट वैली। अफ्रीका महाद्वीप 2 टुकड़ों में बट जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार कितने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में उनके भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक क्षेत्रफल वन आच्छादित है, ठीक। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी और इसके अनुसार आपको बताना है 33% से अधिक क्षेत्रफल वाले आच्छादित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, ठीक है। ऑप्शन है आपके ए 7, बी 13, सी 17, डी 23। चलते हैं हम अपने उत्तर की तरफ। ये जो रिपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इससे हमेशा हर एग्जाम में कुछ ना कुछ प्रश्न बनता ही रहता है, तो ये रिपोर्ट भी आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। सी, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जनवरी 2022 में केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। किसके द्वारा जारी किया गया? केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, ठीक। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 17 राज्यों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उनके भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक क्षेत्रफल वन आच्छादित है। कितने राज्यों में? 17 राज्यों में। और रिपोर्ट जारी कौन करता है? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर आर्द्र भूमि स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है, ठीक।
निम्नलिखित में से कौन सा रामसर आर्द्र भूमि स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? ए होकेरा आर्द्र भूमि, बी पॉइंट कैलिमेरे वन्य जीव और पक्षी अभ्यारण्य, सी सोमोरिरी झील, डी वुलर झील। ठीक है, चलते हैं हम अपने इसके उत्तर की तरफ। उत्तर क्या कहता है हमारा? यहाँ पे जो है उत्तर में स्टार मार्क लगाया गया है। तो ये क्वेश्चन जो है जिस टाइम पे आया रहा होगा उस टाइम पे जो है इस पे कंफ्यूजन रहा होगा, लोगों ने क्लेम किया होगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन पे जो है स्टार मार्क लगा हुआ है। बाकी उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं उसके ऑप्शंस के बारे में, क्योंकि आप क्वेश्चन को ही देखेंगे तो वो थोड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है जिसका आंसर देना मुश्किल है। सोमोरिरी झील भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में चांगभंग पठार पर स्थित है। यहीं के आसपास आप तो पेंगोंग एक लेक थी, लेक में जहाँ पे जो है चाइना और इंडिया की लड़ाई हुई थी, उस लेक के आसपास में, वो भी देखिएगा आप एक बारी, वो भी प्रश्न आया हुआ है किसी ना किसी एग्जाम में। तो यहाँ पे सोमोरिरी झील भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में चांगभंग पठार पर स्थित है। एक प्राकृतिक झील है यह, कौन सी आर्टिफिशियल नहीं है, ये प्राकृतिक झील है। यह झील 4522 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। यह झील रामसर आर्द्र भूमि स्थल के रूप में संरक्षित है। सोमोरिरी झील रामसर आर्द्र भूमि के रूप में जो है इसको संरक्षित किया गया है। होकेरा आर्द्र भूमि, वुलर झील, ये सभी जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में रामसर आर्द्र भूमि स्थल हैं। उपरोक्त चारों स्थान रामसर आर्द्र भूमि स्थल से संरक्षित हैं। वो क्वेश्चन कंफ्यूजिंग था, इसलिए इसका उत्तर सही से नहीं दिया गया होगा उस टाइम पे जब ये प्रश्न पूछे गए होंगे। ठीक है, तो जो रामसर कन्वेंशन था हमारा, इस कन्वेंशन में जो भी पूरे दुनिया में जो भी देश हैं उनमें जो कुछ आर्द्र भूमियां हैं उनको संरक्षित करने के लिए ये कन्वेंशन किया गया था। तब से हम इसको रामसर कन्वेंशन के नाम से जानते हैं और हम जो है रामसर के अंडर में जो है कुछ ऐसी चीज़ों को, जगहों को रखते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है? उपभाग नहीं है। ठीक है, ए पर्वत पारिस्थितिकी तंत्र, बी सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र, सी निम्न स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, डी अर्ध शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र। ये काफी कॉमन सेंस का क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों, आप इसको देने का प्रयास कीजिए। मैं उत्तर की तरफ चलती हूँ, फिर मैं बताऊंगी कि इसमें कॉमन सेंस क्या था। ठीक, उत्तर की तरफ हम चलते हैं। सॉरी, बी। ठीक है, एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग है पर्वत पारिस्थितिकी तंत्र, निम्न स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, अर्ध शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र, सागरीय पारिस्थितिक तंत्र जलीय पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा है। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र वे पारिस्थितिकी तंत्र हैं जो भूमि पर पाए जाते हैं। ठीक है, उदाहरण में टुंड्रा, टैगा, समशीतोष्ण पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, घास के मैदान, रेगिस्तान शामिल है। मैंने आपको यहाँ पे कॉमन सेंस की बात क्यों करी थी? कॉमन सेंस की बात मैंने इसलिए करी थी कि ये पूछ रहा है आपको स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। स्थलीय मतलब जो स्थल से संबंधित होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है ना भी आ रहा हो तो आप इसको ऐसे नॉर्मल देख सकते हैं कि ये स्थल से संबंधित चीजें हैं, तो इसमें सागर का तो मतलब नहीं आएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे पर्वत भी स्थल पे ही पाए जाते हैं, निम्न स्थलीय क्षेत्र भी स्थलीय क्षेत्र में आ रहा है, अर्ध शुष्क एरिया भी हो गया, वो भी स्थल पर ही पाया जा रहा है। तो इसमें से कौन सा नहीं हो सकता? वो नहीं हो सकता था आपका जो है बी है, क्योंकि सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र पूरा का पूरा अलग सिस्टम है। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा? अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है? पहली ए कावेरी, बी महानदी, सी नर्मदा, डी ताप्ती। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इसको। चलिए हम उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर है हमारा बी। निम्नलिखित में से महानदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है। कौन सी? महानदी घाटी बेसिन सबसे बड़ी है। इसका बेसिन क्षेत्र 1,41,589 है। 1,41,589 किलोमीटर है। यह नदी 5 राज्यों छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र से होकर गुजरात तक जाती है। ठीक है, वह क्षेत्र जहां से नदी और उसकी सहायक नदियों का जल प्रवाहित होता है उसे नदी द्रोणी या नदी बेसिन कहते हैं। ठीक है,
भारतीय जल आयोग द्वारा 10 बड़ी नदी बेसिन है। गंगा नदी बेसिन भारत की सबसे बड़ी नदी बेसिन है, ठीक है। नदी बेसिन किसको कहते हैं? मान लो ये एक मेन नदी जा रही है, ऐसे मान लो गंगा है यहाँ पे, और गंगा में इधर से कुछ नदियाँ आकर के मिल रही हैं, इधर से कुछ नदियाँ मिल रही हैं, इधर से इधर से इधर से, तो ये जो पूरा एरिया हो गया इनका, जहाँ जहाँ पे नदियों का पूरा क्षेत्र है, उसी को हम नदी बेसिन कहते हैं। तो जहाँ पे जैसे यहाँ पे खेती होगी, सिंचाई होगी, इनसे ये क्षेत्र सिंचित है, इनसे भी सिंचित है, यहाँ से ये क्षेत्र सिंचित है, तो यहाँ पे इनमें भी कुछ सहायक नदियाँ, छोटी छोटी नदियाँ आकर के इधर मिलती होंगी, तो सबका मिलाकर के इन्हीं को हम नदी बेसिन कहते हैं। तो इसी को जो है भारत में भारतीय जल आयोग द्वारा 10 बड़ी नदी बेसिन है। गंगा जो कि सबसे बड़ी नदी बेसिन है, ये याद रखना है आपको। और दूसरा कौन सा था जो ऑप्शन था उसमें? महानदी घाटी बेसिन सबसे बड़ा है, इसका क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है, ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हल्दी भूमिगत तने का उदाहरण है। हल्दी भूमिगत तने का उदाहरण है जिसे कहते हैं बल्ब, ट्यूबर, कार्म, राइजोम, ठीक है। इसका उत्तर हम देखते हैं, उत्तर क्या है हमारा? उत्तर है हमारा डी, राइजोम, ठीक है। और क्वेश्चन क्या था? हल्दी भूमिगत तने का उदाहरण है जिसे कहते हैं बल्ब, बल्ब का तो कोई सेंस नहीं बनता, ट्यूबर भी अलग चीज़ है, कार्म, राइजोम, राइजोम वगैरह ने आपने सुना होगा, पौधों से संबंधित कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे उत्तर क्या था? उत्तर है आपका डी, राइजोम। शल्ककंद हल्दी अदरक के तने के उदाहरण है। शल्ककंद हल्दी अदरक तने के उदाहरण है। ये जो हल्दी होती है और ये अदरक होती है, ये उसका तना होता है, ये उसकी जड़ें नहीं होती है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। उनके तनों के उदाहरण है, ठीक। कार्म बल्बो कंद या पुलबोटर एक छोटा ऊर्ध्वाधर सूजा हुआ भूमिगत प्लांट या स्टेम है, ठीक है। और ट्यूबर कंद के तने का उदाहरण है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, इसको ध्यान से एक बार रीड कर लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है हमारा, पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है? ए बलूचिस्तान, बी खैबर पख्तूनख्वा, सी पंजाब, डी सिंध, ठीक। और आपके उत्तर क्या है? आपका प्रश्न क्या था ये आप ध्यान से देख लीजिए कि ग्वादर बंदरगाह निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है। तो चलिए हम उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। ए बलूचिस्तान में, ठीक है। ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान प्रांत के ग्वादर में स्थित है। आप एक बार देखना कि अभी अभी ईरान ने जो है वहाँ पे स्ट्राइक कर दी थी, अटैक कर दिया था पाकिस्तान के ऊपर, तो वो कौन से रीजन में किया था वहाँ पे, वो भी ध्यान में रख लेना। हो सकता है क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा जा रहा है तो वहाँ से भी पूछा जा सकता है। तो ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के ग्वादर में स्थित एक गहरे समुद्र का बंदरगाह है। दूर बंदरगाह से चीन पाकिस्तान, इस बंदरगाह से चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे योजना का मुख्य भाग है। यह बंदरगाह चीन पाकिस्तान के आर्थिक गलियारे CPEC, ठीक है, जो इनका इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसका एक मुख्य भाग है ये। और इसे वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो है उनका, चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव और समुद्री सिल्क रोड परियोजना के बीच एक लिंक माना जाता है, ठीक है। इसे उनके महत्वपूर्ण जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है उसके और समुद्री सिल्क रोड जो इधर से जाता था उनका, बहुत प्राचीन टाइम पे वहां से सिल्क का जो व्यापार होता था उसके बीच में ये एक लिंक माना जाता है। यहाँ पे नोट दिया गया है, सभी विकल्पों में एक या दोनों देश मध्य पूर्व का हिस्सा हैं। इधर जो हमने सारे विकल्प थे ये मध्य पूर्व का हिस्सा है, ठीक है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न क्या कहता है? भारत में राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्य जीव अभयारण्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्य जीव अभयारण्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आपके ऑप्शंस हैं, एक, राष्ट्रीय उद्यानों की सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश में है, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन्य जीव अभयारण्यों की सबसे अधिक संख्या अंडमान एवं निकोबार में है, ठीक है। आपके कूट दिए गए हैं, कूट में आपको चुनना है, सही कूट का चयन है। ए ऑप्शन आपका केवल एक, बी केवल दो, सी दोनों एक और दो, डी ना तो एक और ना ही दो। चलते हैं अपने उत्तर की तरफ। उत्तर क्या है हमारा? सी। भारत में राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्य जीव अभयारण्यों के संदर्भ में राष्ट्रीय उद्यानों की सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 11 नेशनल पार्क वहां पे 11 है मध्य प्रदेश में। और जो है दूसरा, वन्य जीव अभयारण्यों की सबसे अधिक संख्या अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है।
सबसे अधिक संख्या वन्यजीव अभयारण्यों की कहाँ पे है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है। कुल 96 वन्यजीव अभयारण्य है। आपको जो है लक्षद्वीप के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी लेनी है, क्योंकि लक्षद्वीप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, तो वहाँ से भी आपको कोई ना कोई प्रश्न उठाने की संभावना बन जाती है, तो इसको आप एक बार ध्यान दे लीजिएगा। वन्यजीव अभयारण्यों की सबसे अधिक संख्या अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है। कुल 96 वन्यजीव अभयारण्य है। भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य भारतीय जंगली गधा अभयारण्य गुजरात में है। ठीक है, जो हमारा वाइल्ड एस होता है वो वाइल्ड एस कहाँ पाया जाता है? गुजरात में। ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट जो है पार्ट है। दोनों ही कथन इसमें यहाँ पे सही हैं, ठीक, तो इसको देख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? ठीक, यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। यह चोटी 7500 मीटर से भी अधिक है। त्रिशूल शिखर के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे कूट दिया गया है, जिसमें से आपको सही कूट का चयन करना है। कूट केवल 1, बी केवल 2, सी दोनों 1 और 2, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो चलते हैं हम अपने उत्तर की तरफ। उत्तर है हमारा ए, हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में कथन त्रिशूल वर्तमान हिमालय के 3 चोटियों के समूह का नाम है। ठीक, त्रिशूल शिखर में, त्रिशूल में क्या होता है? 3, उसमें वो बना होता है, 3 एरो होता है त्रिशूल में हमारे। ये रहा, सॉरी मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, तो आपके त्रिशूल में 3 एरो बना होता है, तो यही तीनों एरो जो है यहाँ पे त्रिशूल नाम से है। त्रिशूल में 3 चोटियां हैं, इसको आप इससे याद रख लीजिएगा, ठीक है, कि समूह का नाम है जो पश्चिमी कुमाऊं, पश्चिम में जो कुमाऊं एरिया है में स्थित है, वहीं पे स्थित है। यह उत्तराखंड राज्य के मध्य बागेश्वर जिले के निकट है। ठीक है, उत्तराखंड में क्या है? बागेश्वर जिला है, वहीं पे उसी के ही निकट है ये नंदा देवी पर्वत से दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ठीक, इस शिखर की ऊंचाई 7120 मीटर है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा कि नंदा देवी के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न हम जो है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित कुछ देखेंगे, तो यहाँ पे हम देखने का प्रयास करेंगे, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इसको भी थोड़ा सा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचारों से भी संबंधित जो है प्रश्न आ जाते हैं हमारे एग्जाम में, तो हम उनको भी देखने का प्रयास करते हैं। चलिए चलते हैं। तो आप लोग बताना चाहेंगे कि आप सबका जो है आलस का क्या हाल है इसी ठंड के मौसम में? आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अपने जोश को थोड़ा सा बढ़ा के रखिए, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं बचे आपके एग्जाम में, 15 से 20 दिन बचे हुए हैं। तो ठंड को थोड़ा गोली मारिए और बिस्तर से उठिए, इन सब चीज़ों को रिवाइज करिए और थोड़ा सा मेहनत करने का प्रयास करिए, जिससे कि आपकी लाइफ बहुत ही मज़ेदार हो जाएगी। ठीक है, लाइफ तो वैसे हमेशा ही मज़ेदार होती है, हमें जीने का तरीका मालूम हो तो। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित प्रश्न है। दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस टाइगर पत्रिका द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया? ठीक, ए ऑप्शन है आपका सेलेब ड्रेसेल, बी लुइस हैमिल्टन, सी नीरज चोपड़ा, डी सिमोन वाइल्स। ठीक है, अगर मैं सही हूं तो सिमोन वाइल्स आपकी जिम्नास्ट हैं, लुइस हैमिल्टन आपके फॉर्मूला 1 रेस के जो है खिलाड़ी हैं, और सी आपके नीरज चोपड़ा को तो आप जानते ही होंगे, हमारे गोल्ड मेडलिस्ट साहब जी। ठीक, तो आपको ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी टाइम पत्रिका द्वारा किस एथलीट को, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ये गलत प्रिंट हो गया है, मैं इसको सही कर दूं। टाइम मैगजीन जो निकलती है, टाइम मैगजीन, उसकी बात हो रही है। टाइम पत्रिका द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया था। तो आपके जो है उत्तर क्या है, हम देखते हैं। डी कौन थी? सिमोन वाइल्स। ठीक है, दिसंबर 2021 में यूएसए की जिम्नास्ट सिमोन वाइल्स को टाइम, हाँ ये जिम्नास्ट ही है, टाइम पत्रिका द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया। यह एक एकल ओलंपिक में यूएसए जिम्नास्ट द्वारा सर्वाधिक स्वर्ण पदक का रिकॉर्ड रखती हैं। ठीक है, देखिए हम जो है, हम लोग को लगता है कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है, हमारे पास वो चीज़ नहीं है। अभी आपने न्यूज़ में शीतल देवी जी को देखा होगा, जिनके दोनों हाथ नहीं हैं, और उन्होंने एशियन गेम्स में जो है 2 गोल्ड मेडल लिया, 1 सिल्वर मेडल लिया है। आप सोच सकते हैं अगर वो लड़की सोचती कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, वो भी,
दोनों हाथ ना होने के साथ ही साथ वो ऐसी फैमिली से भी बिलोंग नहीं करती थी कि जो बहुत ही वेल टू डू फैमिली रही हो, जिसमें ये कहा जा सके कि उनको हर चीज़ों की सुविधाएं उपलब्ध थी। वहाँ पे उनकी वो ऐसी फैमिली से भी आती थी। उसके बाद भी उस लड़की ने इतना बड़ा जो है जज्बा दिखाया इस चीज़ को लेकर के, तो हमें इस चीज़ का सलाम करना चाहिए और हमें थोड़ा सा तो और लोगों से भी सीख लेनी चाहिए। हमें हमेशा अपनी लाइफ में लगता रहता है कि ये चीज़ की कमी है, ये चीज़ हो जाता तो ज़्यादा ठीक था, वो चीज़ हो जाती तो ज़्यादा ठीक थी। लाइफ में कभी भी कोई चीज़ फुलफ़िल नहीं होती है। कुछ ना कुछ आप एक चीज़ फुलफ़िल होगी तो आपको दूसरी चीज़ की कमी लगती रहेगी, दूसरी होगी तो तीसरी की। हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें लगी ही रहती हैं। इसी का नाम ज़िंदगी है और इसी को ही हम कुछ ना कुछ करके अच्छे से जीने का प्रयास करते हैं और उसमें ही अच्छा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हम प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न क्या है? डी प्रश्न ये था जिसको हमने देख लिया। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश से है? क्या? कुवैत, बी सऊदी अरब, सी तुर्की, डी संयुक्त अरब अमीरात। चलिए इसका हम उत्तर देखने का प्रयास करते हैं। डी, नवंबर 2021 में इंटरपोल के अध्यक्ष चुने गए अहमद नसर अल रईसी संयुक्त अरब अमीरात देश से हैं। ठीक, यहाँ पे प्रश्न रहा होगा आपका कि अहमद नसर अल रईसी किस देश से संबंधित हैं। यहाँ पे आपका ये प्रश्न रहा होगा और इसके जो है ऑप्शंस आपके ये थे। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आपसे। और ऑप्शन आपका ये था कुवैत, बी सऊदी अरब, सी तुर्की, डी संयुक्त अरब अमीरात यूएई। ठीक, तो आपका डी उत्तर सही था। नवंबर 2021 में इंटरपोल के अध्यक्ष चुने गए अहमद नसर अल रईसी संयुक्त अरब अमीरात देश से हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, जिसे आमतौर पर इंटरपोल के नाम से जाना जाता है। इंटरपोल क्या है? आपका अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है अपराधियों का सामना करने के लिए बनाई गई है। इनको इंटरपोल के नाम से हम जानते हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है। इसकी स्थापना 7 सितंबर 1923 को वियना, ऑस्ट्रिया में हुई थी। वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया में है। ठीक, ऑस्ट्रिया में हुई है। इसका मुख्यालय लियोन, फ्रांस में है। मुख्यालय कहाँ है इंटरपोल का? ये ध्यान रखिएगा, लियोन फ्रांस में है। इसके दुनिया भर में 7 क्षेत्रीय ब्यूरो हैं। 7 क्षेत्रीय ब्यूरो हैं। रीजनल ब्यूरो इसके साथ है दुनिया भर में। 194 देश इसके सदस्य हैं। कितने देश सदस्य हैं? 194 देश। यह राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो है। ठीक है, चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसको आप लोग देख लीजिए ध्यान से। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है हमारा, जनवरी 2021 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? ठीक है, ध्यान दीजिए। जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? आपके ऑप्शन है ए देहरादून, बी नैनीताल, सी हैदराबाद, डी माउंट आबू। तो आपका उत्तर क्या है? देखते हैं उत्तर हमारा क्या है। उत्तर है सी। 2022 में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद, तेलंगाना में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया। ठीक, संग्रहालय भारत के विभिन्न हिस्सों से लगभग 35 विभिन्न प्रकार की चट्टानें, यहाँ पे चट्टानों का संग्रहालय है ये। ठीक है, भारत के विभिन्न हिस्सों से लगभग 35 विभिन्न प्रकार की चट्टानों को प्रदर्शित करता है, जिनकी उम्र 3.3 बिलियन वर्ष है। ठीक है, बिलियन वर्ष है, से लेकर पृथ्वी के इतिहास के लगभग 5.5 मिलियन वर्ष तक के हैं। ठीक है, इतने पुराने पत्थरों को यहाँ पर जो है संग्रहालय बनाया गया। यहाँ पे कहाँ पे? आपके हैदराबाद, तेलंगाना में। ठीक, ओपन रॉक संग्रहालय के बारे में कई कम ज्ञात तथ्यों के बारे में जनता को शिक्षित और ज्ञानवर्धक बनाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। ये जो है भारत के जो है इतिहास को एक तरीके से बढ़ाने के लिए, लोगों को कि हाँ हमारे यहाँ पे कितने पुराने रॉक्स हैं, तो उनको लोगों को शिक्षित करने के लिए संग्रहालय को बनाया गया है। भारत के विभिन्न हिस्सों से लगभग 35 विभिन्न प्रकार की चट्टानों को प्रदर्शित करता है। ये चट्टानें पृथ्वी की सतह से 175 किलोमीटर तक पृथ्वी के सबसे गहरे हिस्से का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। 175 किलोमीटर, इतने दूर तक तो कोई अभी तक जा भी नहीं पाया है। ये तब की जो है चट्टानें हैं जब पृथ्वी जो है बननी शुरू हुई रही होगी। चट्टानों को ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तराखंड, झारखंड, जम्मू कश्मीर और अन्य से प्राप्त किया गया है। ठीक, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की
सभा ने वर्ष 2023 को महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने वर्ष 2023 को किसके अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? ठीक, ए तिलहनी फसलें, बी दलहनी फसलें, सी मोटे अनाज वाली फसलें, डी पशु चारे वाली फसलें। ठीक है, तो हम अपने उत्तर की तरफ चलते हैं। उत्तर है हमारा सी, मोटे अनाज, जो जिनको हम इंग्लिश में मिलेट्स बोलते हैं, मिलेट्स। ठीक, श्री अन्ना, जिसको हमारे जो है फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने नाम दिया था, श्री अन्न, श्री अन्न, श्री अन्न। ठीक, मिलेट ईयर। मार्च 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा भारत की ओर से पेश एक प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया है, जिसके तहत वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, मोटे अनाज को हम मिलेट्स कहते हैं, घोषित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से 2022 को सतत विकास के लिए बुनियादी विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है। ठीक है, तो ये क्या क्या था? 2022 के लिए ये थीम थी और 2023 के लिए ये थीम थी। हमने भी मिलेट के लिए, मोटे अनाजों के लिए, भारत में मोटे अनाज का उत्पादन बहुत अच्छे स्तर पर होता है, तो इसको देखते हुए भारत ने जो है मोटे अनाज को प्रमोट करने के लिए ये सारी जो है संयुक्त राष्ट्र में जाकर के वहाँ पे प्रस्ताव दिया था। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है हमारा, भूटान ने दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ट्रक ग्याल्पो प्रदान किया? ठीक है, इनके कहाँ का है? भूटान का ये सर्वोच्च सम्मान है। भारत को, मंगोलिया को, नेपाल को, थाईलैंड को। ठीक, हम अपने उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर है हमारा ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो, ये भूटान का सर्वोच्च सम्मान है, इन्होंने भारत को दिया। ए, भूटान ने दिसंबर 2021 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ट्रक ग्याल्पो से सम्मानित किया। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, जनवरी 2022 में आयोजित भारत के राष्ट्रीय युवा महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? कथन है आपका, एक, यह राष्ट्रीय युवा महोत्सव का 20वां संस्करण था, इसका आयोजन पुडुचेरी में किया गया था। नीचे आपके कूट दिए गए हैं, सही कूट का हमें चयन करना है। कूट क्या कहता है हमारा? ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी दोनों एक और दो, डी ना तो एक और ना ही दो। ठीक, तो हम अपने उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर हमारा बी, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 के संदर्भ में भारत के प्रधानमंत्री 12 जनवरी 2022 को पुडुचेरी में चिड़ियों का कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन उन्होंने किया था। ठीक है, 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 12 से 16 जनवरी 2022 तक आयोजित किया गया। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में आयोजित किया गया, जो स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को चिन्हित करता है। ठीक है, आजादी का जो हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं वो हमारे स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को जो है चिन्हित करता है, और अगले हम जो है अमृतकाल जो हमारा है वो हम अगले 25 वर्ष में, जब हमारा 100वां वर्ष आएगा तब जाकर के वो 25 वर्षों तक चलता रहेगा। तो इसी के मद्देनजर हमने जो है अमृतकाल को भी घोषित किया है, जब हम चाहते हैं कि हम अपने देश को जो है एक विकसित देश बनाने में सक्षम हो जाएं। ठीक है, तो अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन से देश जनवरी 2022 को प्रशांत महासागर में शुरू हुए युद्धाभ्यास सी ड्रैगन 2022 में शामिल नहीं थे? ठीक, कौन सा देश जनवरी जब 2022 में प्रशांत महासागर में युद्धाभ्यास हुआ सी ड्रैगन नाम का 2022, उसमें शामिल नहीं था? ए भारत, बी जापान, सी फिलीपींस, डी दक्षिण कोरिया। तो उत्तर है हमारा सी, प्रशांत महासागर में जनवरी 2022 में शुरू हुई युद्धाभ्यास सी ड्रैगन 2022 में शामिल देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया। इस युद्धाभ्यास में फिलीपींस शामिल नहीं है। आपको जो है जाके मैप में देखना है कि फिलीपींस कहाँ पे पड़ता है। ठीक, चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा? अगला प्रश्न है, दिसंबर 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा आयोजित लोकतंत्र के शिखर सम्मेलन में दक्षिण एशिया के निम्नलिखित में से कौन से देश शामिल हुए? ठीक,
ऑप्शन हैं आपके ए भारत, नेपाल और मालदीव। कौन से? दक्षिण एशिया के देशों की बात की जा रही है, इनमें से कौन से दक्षिण एशिया के देश शामिल हुए थे? ए है आपका भारत, नेपाल और मालदीव, बी भारत, पाकिस्तान और नेपाल, सी भारत, श्रीलंका और मालदीव, डी भारत, भूटान और नेपाल। तो चलिए हम उत्तर की तरफ चलते हैं। भारत तो है ही, बाकी इनमें से आपको बताना है कि और 2 देश कौन से शामिल थे इसमें। ठीक, उत्तर है हमारा ए। दिसंबर 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा आयोजित लोकतंत्र के शिखर सम्मेलन दक्षिण एशिया के देश थे। क्या उसमें शामिल कौन थे दक्षिण एशिया के देश? भारत, नेपाल था और मालदीव था। दोस्तों, अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, ठीक है, तो वहाँ पे ऐसी चीज़ों का आयोजन किया जाता रहता है। ठीक, और हमारा भारत भी उसमें शामिल था। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। यहीं पे ही अगला प्रश्न नहीं है आपके पास, तो आप लोग को खुशी मनानी चाहिए कि अब आपके पास आज के जो प्रश्न थे वो खत्म हो गए। आपको जो है इसको रिवाइज करना है, बार बार देखना है, जिससे चीज़ें लॉन्ग टर्म तक आपके दिमाग में बैठ सकें। और हम आपके लिए डेली बेसिस पे इन चीज़ों को लाते रहेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, जिससे हम आपकी एग्ज़ाम की धार को और तेज़ कर सकें। तो इसी के साथ में मैं विदा लेना चाहूँगी आप सभी से, और हमारे इस नोटबुक IAS चैनल को आप देखते रहिए। यहाँ पे और भी सारे कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं, उनको भी देखते रहिए। आपके आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी हम कुछ ना कुछ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेकर आते रहेंगे, तो उनका भी ध्यान दीजिए। तो इसी के साथ खाते पीते रहिए, मस्त रहिए और मुझे विदा करिए। धन्यवाद।